आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ लाया हूँ कक्षा 11 के लिए, जो आपका टॉपिक पहले से ही चल रहा है, कैश बुक। और कैश बुक में भी 3 कॉलम कैश बुक, 3 खाने वाली रोकड़ वही। ये कक्षा 11 के विषय वही खाता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित मैं एक प्रश्न आपको पहले भी सॉल्व करा के दे चुका हूँ। आज मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आया हूँ। इसको समझना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है, क्वेश्चन को अपने सामने रखना है, कैसे मैंने एंट्री को यहाँ कैश बुक में पोस्ट किया है उसको समझना है। इस वीडियो को समझने के लिए जो प्रश्न है वो भी सामने होना चाहिए। केवल मैं मुंह से जो बोल रहा हूँ और आप यहाँ समझने की कोशिश करें तो समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन PDF फाइल में दे दूँगा वीडियो के नीचे ही, तो आप उस क्वेश्चन को भी देखते रहें और जो मैं वीडियो में उस क्वेश्चन की एंट्री को यहाँ पोस्ट करूँगा उसको भी साथ साथ देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 कॉलम कैश बुक से संबंधित मैंने एंट्रीज यहाँ खींची हैं। 3 कॉलम क्यों कहते हैं, यहाँ पर मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ आपको एक मोटी लाइन दिख रही होगी, बाकी इसके 2 पार्ट हैं, एक इधर है एक इधर। इधर वाला पार्ट डेबिट होता है, इधर वाला पार्ट क्रेडिट होता है। और 3 कॉलम क्यों हैं, डिस्काउंट, बैंक और कैश। डिस्काउंट, बैंक और कैश, तो 3 कॉलम अमाउंट के लिखने के लिए होते हैं, इसलिए इसको 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये हमारा रिसीव्ड पक्ष होता है, यानी जो भी प्राप्ति होगी वो इस पक्ष में होगी। जो भी प्राप्ति होगी, चाहे वो व्यापार में नकद प्राप्त हो रहे हों या बैंक में खाते में जमा हो रहे हों, यानी कि एक तो डायरेक्ट व्यापार में पैसा प्राप्त हो रहा हो नकद के रूप में, या एक इनडायरेक्ट खाते के माध्यम से, खाते में, बैंक के खाते में जमा हो रहा हो, तो वो भी तो प्राप्ति है, लेकिन वो कैश में ना होकर बैंक में जमा हो रहा है। तो अगर कैश में प्राप्त होता है तो कैश में लिखते हैं, और यदि कोई अमाउंट खाते में जमा होती है, खाते में प्राप्त होती है, तो वो बैंक में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये है प्राप्ति कॉलम ही। यदि व्यापार में पैसा आएगा नकद रूप में तो कैश में, और बैंक में आएगा नकद रूप में तो बैंक में लिखते हैं, खाते में जाएगा तो। यहाँ इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या करना है, ये पेमेंट है। पेमेंट भी जिस तरह हमें 2 प्रकार की से अमाउंट प्राप्त हो रही है, नगद में और बैंक में, उसी तरह हम भुगतान भी और पेमेंट भी 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो नकद, जो हमारे पास कैश आई है, अगर हम नकद भुगतान करते हैं अपने पास से तो कैश में लिखेंगे, और यदि हम चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं या बैंक से कोई भुगतान करते हैं तो वो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। यानी ये प्राप्ति पक्ष होता है और ये भुगतान पक्ष होता है। ये जरूरी नहीं कि वो कैश में है या बैंक में है, प्राप्ति तो दोनों ही जगह है, चाहे वो कैश में हो या बैंक में हो। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ दिसंबर 2016 की ये एंट्री है, तो मैं पहले 2016 डेट में डाल देता हूँ, और दिसंबर की एंट्री है दिसंबर। सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। 1 दिसंबर में रोकड़ शेष डेबिट में दिया है, तो डेबिट पक्ष कौन सा है वो, तो 1 दिसंबर में पहले मैं कैश का बैलेंस लिख दूंगा, टू बैलेंस BD। ये दिया है 25,000 का। ठीक है, अब बैंक का बैलेंस तो दिया है, लेकिन बैंक के बैलेंस के आगे डेबिट नहीं है, क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, और ये डेबिट पक्ष है, तो यानी यहाँ नहीं लिख सकते, तो बैंक का बैलेंस जो जाएगा वो इधर जाएगा 1 दिसंबर में। इसको लिखेंगे बाई बैलेंस BD। बैंक का बैलेंस है यहाँ पर 2,000 रुपये, तो कैश में नहीं, बैंक का बैलेंस है तो बैंक में ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस थे। उसने कहा कैश का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दिया, कैश का और बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख दिया। अब देखते हैं आगे एंट्रीज क्या हैं। 3 दिसंबर में वो कह रहे हैं नकद माल बेचा, तो नकद माल बेचने से यहाँ बैंक का कोई जिक्र नहीं है, ना कोई चेक का जिक्र है। कह रहे हैं नकद माल बेचा, तो नकद माल बेचने से पैसे मिलेंगे या जाएंगे, बताइए। अगर व्यापार में दुकान पर बैठकर या व्यापार में नकद माल बेचेंगे तो पैसे व्यापार में क्या होंगे, आएंगे ना, और आएंगे तो प्राप्ति पक्ष कौन सा है, वहाँ लिखा जाएगा 3 तारीख में 3,000 रुपये नकद माल बेचा। 3 तारीख बेचा है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। नकद में बेचा है, ना डिस्काउंट से मतलब है ना
बैंक से मतलब है, तो 3000 रुपये प्राप्त हुए हैं नकद में, तो वो कहाँ जाएंगे? कैश में ही जाएंगे, बैंक में नहीं जाएंगे, क्योंकि बैंक से मिले ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट मिले हैं। ठीक है, वो प्राप्त हमें 3000 रुपये हो गए। आगे हैं 5 तारीख में नकद माल खरीदा। अब यहाँ भी कह रहे हैं नकद माल खरीदा, तो जब नकद माल खरीदेंगे तो जेब से पैसा जाएगा, व्यापार से पैसा जाएगा कि आएगा? नकद माल खरीदने में तो व्यापार से पैसा जाएगा ना। तो 5 तारीख में यहाँ पर 5000 रुपये का भुगतान करा है, नकद माल खरीदा है, तो भुगतान पक्ष कौन सा है? वो। तो 5 तारीख में यहाँ के लिखेंगे खरीदा है, इसलिए बाई परचेज अकाउंट। नकद में खरीदा है 5000 रुपये, ना डिस्काउंट में आएंगे ना बैंक में आएंगे, वो जाएंगे कैश में, क्योंकि नकद में खरीदा है, नकद रुपया गया है, ना कि चेक द्वारा खरीदा है। आगे है बैंक में रुपया जमा कराया। ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। बैंक में रुपया जमा कराना और बैंक से रुपया निकालना, ये दोनों ही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे व्यापार के पैसों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम व्यापार से पैसा निकालते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं, तो पैसा तो अब भी व्यापार में ही है ना, हमने किसी तीसरे पक्ष को तो नहीं दिया ना, लेकिन हमारे व्यापार से गायब होकर कहाँ पहुँच गया? बैंक में पहुँच गया। यानी व्यापार की रोकड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसे हम कैश लिख रहे थे आज उसे हम बैंक लिखने लगेंगे, तो व्यापार की रोकड़ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी तरह बैंक से निकाले, तो बैंक से तो पैसे निकालना है, बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन वो पैसे आए कहाँ? व्यापार में आए ना। तो दो ही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, बैंक में नकद जमा करना और बैंक से नकद निकालना। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं इसे? कॉन्ट्रा मतलब विपरीत लेखा, विपरीत लेखा। ये दोनों लेखे रोकड़ पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, है ना। मैं जेब से पैसा निकालूं, बैंक में जमा कराऊं, तो मैं क्या, मेरे पे खर्चा हो जाएगा क्या? मेरा खर्चा क्यों होगा? वो पैसा तो मेरे पास ही रहेगा ना। तो इसलिए ये एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। ऐसा लेखा जो रोकड़ बही में दोनों ओर किया जाता हो वो विपरीत लेखा कहलाता है। तो यहाँ पर है बैंक में रुपया जमा कराया। सोचिए 6 तारीख में बैंक में रुपया जमा कराया, तो आप सोचिए 1 मिनट को, बैंक में जब हम रुपया जमा कराएंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? रुपया जमा कराने पर तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना। तो बैंक में रुपया जमा कराया है 10,000, तो बैंक का तो बैलेंस बढ़ गया है यहाँ 10,000 से, इसलिए मैंने देखो बैंक में लिख दिए। अभी क्या लिखूंगा बाद में बताऊंगा। रुपया जमा कराने से बैंक में प्राप्ति हुई, बैंक में लिख दी, लेकिन जो व्यापार की कैश थी वो चली गई। व्यापार की कैश गई, और जब कैश जाती है तो इस कॉलम में आती है, तो कैश गई है इसलिए कैश के कॉलम में 10,000। देखा, ये एंट्री दोनों तरफ आती है इस तरह की। रोकड़ तो व्यापार से गई, लेकिन वो रोकड़ पहुंच के कहाँ पहुंच गई? बैंक में। तो रोकड़ कहाँ गई, है ना। लेकिन इस कैश बुक में हमारे पास व्यापार से नकद में तो कुछ कम होता है, क्योंकि वो नकद वाला पैसा बैंक में पहुंच गया, तो उसका हिसाब बनना चाहिए। अब ये एंट्री आपने देखी दोनों तरफ आई, तो LF के कॉलम में C लिखते हैं इसके आगे, C फॉर कॉन्ट्रा, C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। इससे पता चलता है ये एंट्री कॉन्ट्रा है और दोनों तरफ है। तो 6 तारीख में ये एंट्री है। वैसे तो बैंक में जमा कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है, क्योंकि बैंक पाने वाला होता है और हमारे पास से कैश चली जाती है। अगर आपको वो भी ध्यान नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे हमने कैश वाले कॉलम में रुपए लिखे हैं, तो कैश का उल्टा कर दो बाई बैंक। अगर आपको एंट्री ध्यान नहीं आ रही है तो आप ये सोचिए पैसा जा रहा है या आ रहा है, कैश में से पैसा चला गया, लेकिन कैश में कैश नहीं लिखा, हमने लिखा बाई बैंक। अब उसी तरह यहां पैसा लिखा है बैंक में, तो क्या लिखेंगे उल्टा इसका, टू कैश। हो गई। इस तरह ये एंट्री कर दी जाती है। अगर कैश में अमाउंट आई है तो बैंक लिख देते हैं, और बैंक में अमाउंट आई है तो कैश लिख देते हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। आगे है, अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से फिर देखिए, इस एंट्री को समझिए मैंने क्या समझाया है। आगे है चेक से मशीन खरीदी 7 तारीख में। सोचिए चेक द्वारा मशीन खरीदी गई है,
यानी कि मशीन खरीदने में हमने नकद पेमेंट नहीं करा, हमने एक चेक काट कर दे दिया। अब जिस व्यक्ति से मशीन खरीदी है उसे चेक दे दिया हमने, अब वो चेक का क्या करेगा हमारे बताओ? वो चेक को ले जाएगा और हमारे बैंक में पहुंचेगा और वहाँ से हमारे बैंक के बैलेंस को कम कर देगा, यानी कि वो चेक को भुना लेगा। तो पैसे तो गए लेकिन जेब से, व्यापार से नहीं गए, वो कहाँ से गए? बैंक से। तो भुगतान आएगा उधर 7 तारीख में। और मशीन खरीदी है इसलिए बाई मशीन अकाउंट, और इसकी अमाउंट है 5,000 रुपये। तो चेक से खरीदी है तो कहाँ आएगी? बैंक वाले कॉलम में 5,000। कैश से कोई मतलब नहीं है, जेब से नोट नहीं गया, यानी व्यापार से पैसा नहीं गया, बैंक से गया है नकद में ऐसा। आगे है 12 में, जितेंद्र से चेक प्राप्त हुआ। हमें कोई व्यक्ति चेक दे गया, जितेंद्र जिसका नाम था, और उसी दिन उसी समय उसे बैंक में जमा करा दिया। चेक आया और कहाँ गया? हाथ में से निकल के हमारे बैंक में जमा हो गया। यानी व्यापार में पैसा नहीं आया, व्यापार में कहाँ आया? बैंक में पैसा आया। व्यापार में नकद पैसा नहीं आया, व्यापार में बैंक के माध्यम से पैसा आया है। तो पैसे प्राप्त तो हुए, कहाँ लिखेंगे? प्राप्ति पक्ष में 12 तारीख में जितेंद्र। 12 में टू जितेंद्र, ठीक है। कितने रुपए हैं? 11,000 हैं। चेक प्राप्त हुआ था और बैंक में जमा कर दिया था, तो हमारे पास तो कुछ आई नहीं। कहाँ पहुंची अमाउंट? बैंक में 11,000, कैश में नहीं। आगे है 18 में, नकद माल बेचा, छूट दी, 2% की छूट दी है। नकद माल बेचा 1,000 रुपये का और 2% की छूट दी है। तो नकद माल बेचने से पैसा नकद में आएगा 18 तारीख में। टू सेल्स अकाउंट। अब वो कह रहे हैं नकद माल बेचा है 1,000 रुपये का और 2% की छूट दी है। 1,000 रुपये का 2% आएगा 20 रुपये, यानी 20 रुपये तो चलेगा डिस्काउंट में, बैंक में कुछ नहीं। यानी माल में जो नकद मिलेगा वो 980 रुपये मिलेंगे केवल, क्योंकि छूट सहित माल बेचा है तो डिस्काउंट काट कर ही पैसा ये मिलेगा। 1,000 पूरे नहीं मिलेंगे, 2% की उसको छूट दे दी, ठीक है। आगे है 19 तारीख में, नकद माल खरीदा। अब नकद माल खरीदना है यानी पैसा हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है 19 तारीख में, तो इधर आएगा पैसा जा रहा है, तो बाई परचेज अकाउंट। इसमें भी नकद माल बेचा है और छूट प्राप्त हुई है। नकद माल 2,000 रुपये का बेचा है और छूट प्राप्त हुई है 5%, तो 5% 2,000 रुपये का आएगा कितना? 100 रुपये। यानी कि नकद माल जो हमने खरीदा है 100 रुपये तो इसमें पहुंच गए, और नकद माल है तो कितने बचे? 1,900 रुपये का। ये माना जाएगा कि 1,900 रुपये का हमने पेमेंट किया है, ठीक है। आगे है, निजी उपयोग के लिए बैंक से राशि निकाली। बैंक से राशि निकालने से बैंक का धन कम हो गया, और जब धन कम हो जाता है तो इधर आता है। धन बढ़ता है तो इधर बढ़ेगा, कम होगा तो इधर कम होगा। चाहे व्यापार में बढ़े चाहे बैंक में बढ़े इधर आएगा, चाहे व्यापार से घटे चाहे बैंक से घटे इधर आएगा। अब निजी उपयोग के लिए बैंक से निकालिए तो राशि कम हो गई 22 तारीख में बैंक की। बाई निजी उपयोग को कहते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। बैंक की राशि कम हुई है क्योंकि बैंक से निकाले हैं 1,000, बैंक से नहीं सॉरी निजी उपयोग के लिए बैंक से राशि निकाली है 500, बैंक से निकाले हैं 500, कैश में कुछ नहीं, ठीक है। आगे है 25 तारीख में, बैंक से व्यावसायिक उपयोग हेतु राशि निकाली है। व्यावसायिक उपयोग हेतु राशि निकाली यानी बैंक से तो अमाउंट कर दी कम, और वो राशि बैंक से निकाल कर हम कहाँ ले आए? व्यापार में ले आए। सोचिए, हम बैंक से पैसा निकालने गए थे व्यापार के लिए, हम बैंक के बैलेंस को तो कम कराए 1,000 रुपये से, बैंक के बैलेंस को तो हमने कर दिया कम। अब जब 1,000 रुपये हम लाए हैं व्यवसाय के लिए तो वो हमारे पास होंगे ना, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? पैसा आ रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे। ये देखिए, आप समझिए इसको,
बैंक से हुए कम उधर लिख दिए, और वो पैसा बैंक से कम होके कहाँ आया, व्यापार में लिख दिए, कैश में। और ये एंट्री दोनों तरफ होने के कारण क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, और अब करेंगे कैसे, क्या डेट थी इसकी, 25 तारीख में। 25 में आप देखिए पैसा कहाँ लिख रहा है, बैंक में लिख रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, और यहां 25 तारीख में क्या लिखेंगे, काय में लिख रहा है पैसा, ये देखिए पैसा लिख रहा है कैश में, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। राशि निकालने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। 28 तारीख में कह रहे हैं चेक से वेतन का भुगतान किया, चेक से वेतन का भुगतान किया, नकद में तो नहीं किया ना, तो राशि बैंक से कम होगी, इसलिए इधर आएगा 28 तारीख में बाई सैलरी अकाउंट। कैश में नहीं किया है, वेतन का भुगतान चेक से किया है, तो बैंक से पैसा कम होगा 2000। आगे कह रहे हैं किराया नकद प्राप्त हुआ, क्लियर लिखा है, नकद प्राप्त, प्राप्ति उधर जाती है 30 तारीख में, टू रेंट अकाउंट। नकद प्राप्त हुआ है तो कैश में लिखेंगे 500। ओके, ये सवाल था, आपको इस एंट्री को दोबारा सवाल सामने रखिए और बार बार देखिए। अब इसका निकाल लेते हैं शेष, तो टोटल लगा लेते हैं। टोटल यहाँ लगा लीजिए, सबसे नीचे डबल लाइन में, सॉरी ये केवल अमाउंट ही बंद होती है, डबल लाइन नीचे और सिंगल लाइन ऊपर। ठीक है, इधर भी कर देते हैं, डबल लाइन नीचे और सिंगल लाइन ऊपर, और इसको पूरे को आप अपनी कॉपी में बंद कर देना। तो टोटल किधर का जा रहा है, पहले तो डिस्काउंट का लगाते थे क्योंकि डिस्काउंट का शेष नहीं निकाला जाता, 20 और 100 तो आ गया डिस्काउंट। बैंक देख लेते हैं, बैंक का इधर का ज़्यादा आई थिंक, हाँ 21,000 है बैंक का, इधर बैंक का है 21,000। और ये देख लेते हैं कितना है, इसको भी देख लेते हैं, 28, 29, 30,480, 28, 29, 30,480 इसका है, 30,480। ठीक है, 30,480 और 21,000। अब इनका बैलेंस निकाल लेते हैं, तो बैलेंस मुझे लगता है इधर ही आएगा। तो दिसंबर है तो 31 तारीख में बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन, इसका तो निकलेगा नहीं, इसका देख लेते हैं 2, 7, 10,500। तो 21,000 में से 10,500 जाएंगे तो 10,500 ही बचेंगे, ये तो इसका बैलेंस आया। अब इसका टोटल भी कितना हो गया, 21,000। दोनों के टोटल बराबर करने के लिए बैलेंस निकाला जाता है, बैलेंस को लिख देंगे बराबर। और इधर का कितना आ रहा है, इधर का आ रहा है 15, 16, 900, इधर का आ रहा है नहीं 15, 16, 900, तो इधर का कितना आ रहा है 16, 900। तो घटा लीजिए इसको, 16, 900 को, ये कितने हैं 28, 29, देख लेते हैं एक बार, कितना है इसका 28, 29, 30, 480, और इधर का हमारा आ रहा कितना 15, 16, 900, 16, 900 घटा के देख लेते हैं, तो 0, 8 और यहाँ 14 में से 9 गए 5, और यहाँ कितने बचे 9, 3 और ये 1, 13,580। तो 13,580 इसका आ जाएगा। और इसका भी टोटल कितना हो जाएगा 30,480। ठीक है, आप और देख लेना, आप एंट्रीज तो ठीक है, हो सकता है बैलेंस घटाने जोड़ने में कुछ हो गया हो, आप उसके हिसाब से बैलेंस निकाल लेना, बाकी एंट्रीज ठीक हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए और करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता भी है कभी कभी इसमें 11th में, तो
ज़्यादा से समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी हो, क्वेश्चन को सामने रखना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।